हेलो एंड वेलकम टू ओरिजिन आईएएस। आपका स्वागत है हमारी एनसीईआरटी समरी 7th क्लास मिडिवल हिस्ट्री में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चैप्टर 2 7th क्लास की मिडिवल हिस्ट्री का। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि सिर्फ 2019 के पेपर को ही देखे प्रीलिम्स के, तो लगभग 3 से 4 सवाल मिडिवल के द्वारा, मिडिवल से अगर आपको मिडिवल की पकड़ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप सॉल्व कर सकते थे। उसी तरीके से काफी सिलसिलेवार तौर पर 2018-17 और पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी कहीं ना कहीं मिडिवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आज हम चैप्टर 2 पे बात करेंगे, जो कि है किंगडम्स ऑफ द साउथ। आपने राष्ट्रकूटास, चोलास, होयसालास, चालुक्यास, चेरास, पांड्यास, ये तमाम नाम सुने होंगे। आज हम मैप की बदौलत, मैप की सहायता से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा एम्पायर किस जगह है। सबसे पहले 750 से 1000 कॉमन एरा के आसपास लड़ाई चली कन्नौज के लिए। कन्नौज ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, ये यहां पर कन्नौज है और यहां लड़े वेस्ट में गुर्जर प्रतिहारास, ईस्ट में पालास और डेक्कन एरिया में राष्ट्रकूटास। ये तीनों पर्टिकुलरली अपना कंट्रोल चाहते थे कन्नौज में, और जिसकी वजह से इन तीनों में टसल चलता रहता था। नीचे राष्ट्रकूटास साउथ में चोलास के साथ भी लड़ाई कर रहे थे तमिलनाडु के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह हमारा वेस्ट है। वेस्ट में चालुक्यास, ये कर्नाटका का एरिया है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं होयसालास, फिर चेरास केरला के रीजन में, पांड्यास इन द रीजन ऑफ, अगर आप ये लाइन ऐसी ड्रॉ करें तो यहां पे आ गया आपका केरला और यहां पे आपका तमिलनाडु। तो पांड्यास केरला और तमिलनाडु दोनों के एरियाज पे कंट्रोल कर रहे थे, और जो चोलास थे वो हमारे ईस्टर्न साइड में इस एरिया को कंट्रोल करते थे। चोलास के ऊपर आज के आंध्र प्रदेश की बात करें तो ऊपर की तरफ नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, यहां पर आपके देख सकते हैं आप गंगस, और उसके नीचे है काकटियास। तो वेस्ट में हम जाएंगे सबसे पहले चालुक्यास, होयसालास, चेरास और पांड्यास, और ईस्ट में ऊपर से नीचे की तरफ गंगा, काकटियास और चोलास, और यहां पर श्रीलंका में लंबकनास इनका राज्य था। ये बात है 1100 AD की। आप ये भी देख सकते हैं किस तरीके से चोलास का इन्फ्लुएंस बढ़ा, उनकी टेरिटरीज में भी इजाफा हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, और उन्होंने किस तरीके से ये पूरे इलाके में, ये पूरे साउथ एशियन एरिया में, साउथ ईस्ट एशियन एरिया में अपना बिजनेस और ट्रेड, या आप ट्रेड रूट्स देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेड रूट्स डिफाइन है, और यहां चाइना तक तमाम जगहों पर इनका बिजनेस, इनका ट्रेड चल रहा था, जिसकी वजह से ट्रेड में इजाफा होने की वजह से चोलास स्ट्रांग हो गए, उनकी नेवल आर्मी बहुत बढ़ गई, और बे ऑफ बंगाल को कहा जाता था कि ये चोला के कंट्रोल में है। और आप देख सकते हैं चोला टेरिटरी किस तरीके से बढ़ी, कांचीपुरम, तंजावुर, गंगाईकोंडा चोलापुरम, नागापट्टिनम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे उस समय, और एवेंगी। ये बात कर रहा है किस तरीके से टेरिटोरियल इंक्रीज हुआ। श्रीलंका भी तब चोला के कंट्रोल में आ गया था। अब चोलास की हम बात करें तो चोला के जो फाउंडर थे उनका नाम था विजयला, जिन्हें 9th सेंचुरी कॉमन एरा में फाउंडेशन डाली या फिर फाउंडेशन रखी चोला किंग्स की। सबसे पहले परंतका वन, जिन्होंने पांड्यास का जो लैंड है, यहां पे ये चेंज हो गया, पांड्यास का जो लैंड है उसको उन्होंने जीता, और फिर उनको ये टाइटल मिला मधुरी के नदवम। फिर राजा राजा चोला, जो कि काफी पॉपुलर थे, और इन्होंने नेवल एक्सपेडिशन में भी काफी भाग लिया, काफी जोर शोर से इन्हें नेवल एक्सपेडिशन किए। सेलन, जो कि पुराना नाम है श्रीलंका का, उसके बाद नीचे आप देखें तो मालदीव्स, यहां तक उनके नेवल एक्सपेडिशंस हुए थे। राजा राजा चोला के जो बेटे थे उनका नाम था राजेंद्र, उनने भी नेवल कैंपेन साउथ
ईस्ट एशिया में बढ़ाई, फोर्सेस जो थी श्रीविजय एरिया में, जो श्रीविजय थे उनको भी हराया। ये कहानी कुछ ऐसी थी कि जो ट्रेडर्स थे उनको श्रीविजय एरिया में काफी तकलीफ होती थी, उनके शिप्स को रोक लिया जाता था और उनसे हैवी टोल वसूला जाता था। स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात है। तो इस वजह से राजेंद्र चोला ने अपनी जो नेवी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी थी इनकी, उसको भेजा और यहाँ पर उन्हें श्रीविजय को हराया। उसके बाद से जो भी चोला किंगडम ट्रेडर्स की बदौलत काफी रेवेन्यू प्राप्त करता था, काफी रेवेन्यू पाता था। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडर्स वाज हेवी, वाज टू मच। तो इसकी वजह से राजेंद्र चोला ने अपनी नेवी भेजकर इस चीज को समाप्त किया और श्रीविजय को हराया। चोला गवर्नमेंट की बात करें तो इनका कैपिटल जो था वो तंजावुर था और बाद में ये तांजावुर से बदल के इन्हें कांचीपुरम कर दिया। इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी उसको पुरोहिता कहते थे और जो उनके प्रोविंसेस हैं, जैसे आज आप देखते हैं कि हमारे भी स्टेट्स में डिवाइडेड है पूरा इंडिया, उस तरीके से जो प्रोविंसेस होते थे उनको मंडलम कहते थे। और मंडलम के अंदर जो विलेज असेंबलीज है उनको उर्व या सभा कहते थे। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि मंडलम्स किस पर्टिकुलर डायनेस्टी में या किस टाइम पे यूज होते थे, चोलास में या होयसलास में, पांड्यास में, तो आप बता सकते हैं किस तरीके से मंडलम यूज होता था आपका चोला में। साथ ही साथ विलेज असेंबलीज जो हैं आपको आ सकती है स्टेटमेंट के, द विलेज असेंबलीज ड्यूरिंग द चोलास वर कॉल्ड उर्स और सभास। तो इज इट राइट और रॉन्ग, इस चीज में आपको काफी मदद मिल सकती है। अब रेवेन्यू के दो सोर्सेस थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, लैंड पे टैक्सेशन होती थी और साथ ही साथ जो ट्रेडर्स थे उन पे टैक्सेशन होती थी। लेकिन जो अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम ट्रेडर्स है ये काफी ज्यादा था और ट्रेडर्स वहां पे एक गिल्ड के फॉर्म में, एक गुट या फिर एक आप तरीके से कह सकते हैं खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में काम करते थे। अब हम बात करते हैं सोसाइटी की कि किस प्रकार की सोसाइटी थी चोलास के टाइम। तो सोसाइटीज की बात करें तो जो लैंड है जिसपे टैक्स फ्री लैंड था, जो कि ब्राह्मण्स को गिफ्ट में दिया जाता था, बतौर तोहफे के दिया जाता था, द लैंड गिवन एज गिफ्ट फॉर ब्राह्मण्स वाज कॉल्ड ब्रह्मदया। उसकी वजह से अब आप देखिए इस पे टैक्स नहीं लग रहा है, जो भी कंट्रोल है वो ब्राह्मण्स करने वाले हैं। तो कुछ समय में ब्राह्मण्स काफी अमीर हो गए थे, काफी धनवान हो गए थे और उन्होंने दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। जैसे कि आपने यूरोप में भी ऐसा हुआ था, बहुत से पोप्स हैं जिनके पास बहुत सी प्रॉपर्टी आ गई थी, तो प्रॉपर्टी जब उनके पास बहुत ज्यादा आ गई, मनी वाज टू मच, देन दे स्टार्टेड इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन ट्रेड। सिमिलर थिंग हैपेंड ड्यूरिंग द चोला टाइम। द ब्रह्मदयास, द टैक्स फ्री लैंड्स led to the Brahmins getting rich and thus they began investing money in trade. उसके बाद मनीग्राम, ये नंबरिंग का थोड़ी सी गलती है, ये दूसरे नंबर पे। द नेम ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स, तो जो मैंने बताया मर्चेंट्स के गिल्ड थे और उन गिल्ड में उनका नाम था मनीग्राम। गिल्ड में ऐसे लोग होते थे जो एक सेम प्रोफेशन को ले रहे हैं। सपोज आप कारपेंटर्स हैं तो कारपेंटर्स के पूरे ग्रुप को, अगर 10 कारपेंटर है तो 10 कारपेंटर मिलके एक गिल्ड बना लेंगे। अगर ब्लैक स्मिथ हैं या फिर गोल्ड स्मिथ हैं वो लोग अपना एक गिल्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से मनीग्रामम्स करके गिल्ड बनाए जाते थे और ये ट्रेड करते थे चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया। तो मैंने जैसा कि आपको इस में बताया था, आप देखिए यहां से ये जा रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, पूरी तरीके से चाइना तक जाके ट्रेड करते हैं। आगे जो शूद्रास थे उनकी स्थिति बड़ी गंभीर थी, बड़ी दयनीय थी। उनको लोएस्ट कास्ट माना जाता था, उसकी वजह से जीवन काफी कठिन था। उनका काम था बाकी की जो अपर कास्ट है उनकी सेवा करना। मंदिरों में भी उनको आना अलाउड नहीं था, दे वर नॉट इवन अलाउड टू एंटर इन द टेंपल। लोएस्ट कास्ट होने की वजह से आप समझ सकते हैं किस तरीके की परेशानियां उनको एक सेपरेट एरिया में, सपोज अगर ये एक विलेज है तो उनका जो रेसिडेंसी होगी या फिर उनका जो भी रेसिडेंस होगा वो विलेज से थोड़ा दूर होगा। एंट्री इनटू विलेज, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस, और उनका जो जीवन था वो लगभग देखा जाए ओवरऑल तो काफी कठिन था। डिफिकल्ट लाइफ ऑफ द शूद्रास वाज देयर ड्यूरिंग द चोला। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि चोलास के टाइम पे बनवाई गई थी। ये बहुत ही पॉपुलर है बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दूसरा है ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक और है गंगाई कोंडा चोलापुरम, और ये बहुत ही पॉपुलर नटराज ब्रॉन्ज स्टैचू। ये उस समय चोला के टाइम पे ये बहुत ही पॉपुलर हो गया था। आज के समय में आप देखिए ऑक्शन हाउसेस हैं जो तमाम बड़े बड़े, उनमें ये काफी वैल्यूड आइटम है और इसकी बहुत मोटी कीमत दी जाती है फॉरेन मार्केट्स। ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है और इसके अंदर जो भी
मेटल वर्क है, जो ब्रॉन्ज की जो कास्टिंग है इतनी एक्सीलेंट है कि इसके लिए फॉरेनर्स दीवाने हैं। बड़े बड़े ऑक्शन हाउसेस में इसकी मोटी रकम पे इसको खरीदा जाता है। अब हम बात करते हैं द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर। थोड़ा सा आपका आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे एक बड़ी सी बाउंड्री होगी और इसके बीचों बीच टेम्पल होगा। इस बाउंड्री को यहाँ पे कुछ गेट्स होंगे एंट्री के लिए। इन गेट्स को आप कहते हैं गोपुरम। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये है गोपुरम। आगे आप एंटर करेंगे तो यहाँ नंदी, और आगे जाएंगे तो यहाँ मंडपम है। मंडपम उस एरिया को कहते हैं जहां से आप एंटर करके गर्भगृह में पहुंचते हैं। ये गर्भगृह है, या इसको सैंक्टम सेंटोरियम भी कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर भगवान की मूर्ति होगी। अगर ये शिव जी है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर शिवलिंग होगी, या फिर जो भी डेटी है उनकी मूर्ति इस गर्भगृह में मिलेगी। इसकी जो डिजाइन है ये स्टेप टाइप की डिजाइन होती है, और इसको आप कहते हैं फुल ऊपर से नीचे तक के को विमान। जब आप बात करेंगे नागर आर्किटेक्चर की, तो इस पूरे ऊपर से नीचे तक इसको कहते हैं आप शिखर। लेकिन जब हम द्रविडियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहाँ इसको विमान कहते हैं, और विमान के ऊपर जो रखा रहता है इसको हम शिखर कहते हैं, और इस चीज को हम कहते हैं कलश। रिसेंटली जब चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिले एक इनफॉर्मल समिट के लिए, तो उनकी मीटिंग महाबलीपुरम में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं कि एक इनफॉर्मल समिट भी हुआ महाबलीपुरम में। उसके साथ उन्होंने डिफेंस एक्सपो 2018 जो किया था वो भी वहीं हुआ। इसीलिए हम बात कर लेते हैं महाबलीपुरम के बारे में। इसको महाबलीपुरम भी कहते हैं, या फिर सेवन पगोडास कहते हैं, क्योंकि यहाँ 7 मंदिर पाए जाते हैं। ये 7th सेंचुरी के आसपास हिंदू पल्लव किंग्स के द्वारा बनवाया गया था, और किंग का नाम था नरसिम्हवर्मन। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स या टेम्पल्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अर्जुन पेरेंस। आप देख सकते हैं एक पत्थर है जिसमें अर्जुन एक पैर पर खड़े होकर हाथ जोड़कर तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए उसका नाम अर्जुन पेरेंस है। या फिर डिसेंट ऑफ गंगा, ये भी माना जाता है कि वो अर्जुन नहीं भागीरथ है, जो कि गंगा को धरती पर बुलाना चाहे। उसके साथ यहाँ पर एक 5 रथास है जो मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं, और रेमिनेंट्स हैं 7 टेम्पल्स। इसीलिए इसको 7 पकोड़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे 7 टेम्पल नहीं है, लेकिन रेमिनेंट्स हैं 7 टेम्पल। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एजुकेशन की बात करें हम तो संस्कृत, तमिल और तेलुगु काफी पॉपुलर थी चोला के टाइम पे। रामायण ऑफ कामन जो संस्कृत से तमिल में लिखी गई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि रामायण तमिल में जो लिखी गई वो किसने लिखी, तो आप नाम याद रखें, कम्मन। नयना ऑफ महाभारत, ये महाभारत जो लिखी गई वो नयना के द्वारा लिखी गई। और 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, ये थे पंपा, पूना और राणा। ये करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आप ये सब याद रखें। और जो लिंगायत है, रिसेंटली इनकी एक सेलिब्रेशन हुई थी और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में ट्वीट भी किया था। तो लिंगायत जो थे उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंटली हम बात करें लिंगायत जो थे, इन्होंने कन्नड़ में प्रीच किया। तो कन्नड़ में आपके इंपॉर्टेंट हो गए 3 ज्वेल्स, पंपा, पूना एंड राणा। और लिंगायत जो है उन्होंने भी कन्नड़ा में प्रीच किया। आप देख सकते हैं जो भी तमाम आप भक्ति मूवमेंट्स की बात करें, या फिर ये जो भी सोशल चेंज लाने का प्रयास किया जिन्हें भी, उनने लोकल लैंग्वेज में या वर्नाकुलर लैंग्वेज में ज्यादा बात की इन कंपैरिजन टू संस्कृत। संस्कृत ऐसा माना जाता था कि एक लर्नेड लोगों की लैंग्वेज है, लेकिन तमिल जो है ये मासेस को कैटर करती थी, आम आदमी की भाषा थी। और वहीं कन्नड़ एरिया में देखें तो कर्नाटक एरिया में देखें तो कन्नड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी मासेस की, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए उनके मैसेज। और तमिल स्टेट्स जिसमें अलवर और नायर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिसमें अलवर थे जो विष्णु पूजक थे या फिर नारायण पूजक थे, और नायर जो थे वो शिव पूजक थे। अब जैसे हम रिलीजन की बात करें तो अलवर्स और न्यायर्स, मैंने बताया अलवर्स विष्णु पूजक, न्यायर्स आर शिवा फॉलोअर्स और शिवा वर्शिपर्स। भक्ति मूवमेंट हुई जिसमें शंकर जिनका अद्वैतवाद और
रामानुजम जिन्हें विशिष्ट अद्वैतवाद दिया, ये दोनों भी काफी पॉपुलर थे भक्ति मूवमेंट के दौरान। भक्ति मूवमेंट में शंकर ने बात की नॉलेज की। नॉलेज आपको वर्शिप, अगर आप वर्शिप करते हैं बाय नॉलेज वन कुड वर्शिप। और रामानुजम ने बात की भक्ति मार्ग की। तो रामानुजम जब शंकर बात करते हैं तो उन्हें ज्ञान मार्ग की बात की और रामानुजम बात करते हैं भक्ति मार्ग की। उसके बाद आए माधवाचार्य, जिन्हें भी रामानुजम जैसे ही अद्वैतवाद की बात की, लेकिन उन्होंने भक्ति मार्ग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, लव एंड डिवोशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इसके साथ उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को भी अपने मैसेज या फिर अपने डिवोटीज में शामिल किया या फिर एड ऑन किया। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने बात की किस तरीके की रिलीजियस मूवमेंट्स थी, क्या सिचुएशन थी चोलास की, ज्योग्राफिकल बेसिस पे, मैप्स पे किस तरीके का उनका कंट्रोल था, सोशल सिस्टम क्या था, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स क्या क्या उन्होंने बनाई थी, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजीज अलवर, न्यायर, भक्ति मूवमेंट्स के हिसाब से शंकर, रामानुजम की क्या फिलॉसफी थी। कभी मैथ ऑफ कलर में आ सकता है, शंकर के लिए अद्वैतवाद था, विशिष्ट अद्वैतवाद था, द्वैतवाद था, ये चीजें। रामानुजम, माधव, क्या इनकी क्रोनोलॉजी है आप देख सकते हैं। पहले शंकर आएंगे, फिर रामानुजम आएंगे, फिर उसके बाद माधवाचार्य आएंगे। नंबरिंग आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, ये 2 है, ये 3 है, 4 और ये 5। बने रहिए हमारे साथ। थर्ड चैप्टर हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, एनसीईआरटी 7th क्लास मिडिवल का। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो आप लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू ओरिजिन आईएएस।